अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आई एम योर टीचर राफियत बानो, present here with the second part of the lesson, The Sound of Music. What is the heading of the chapter? The Shehnai of Bismillah Khan. As the topic refers, it is a biography of Bismillah Khan. Okay बच्चों, have you heard about him earlier? Okay. Let's know about him in detail in this chapter. Before you read, do you know these people? क्या आप इन सब लोगों को जानते हैं? What instruments do they play? कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते हैं? तो बच्चों, listen it carefully because it's your homework. You have to write the person name one side of the page and which musical instrument they are playing on the another side. Okay na? It's your homework and you have to send it on the group. Okay bachcho, can you imagine, can you think over it, who is Bismillah Khan? Obviously because he is playing Shehnai, that's why he would be Bismillah Khan. Okay, let's start the chapter. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब हम शहनाई को सोचते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है शायद वह किस चीज़ का इमेज होगा, शादी का या ऐसे ही किसी ओकेज़न का, फंक्शन का इमेज होगा. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और दूसरा जो हमारे माइंड में आएगा शायद वो क्या होगा, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे. द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. ओके बच्चों, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैस्ट्रो? मैस्ट्रो इज़ एन इटालियन वर्ड. इट्स मीन मास्टर. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो अपने प्रोफेशन में मास्टर है, स्किल्ड है, तो उसी मास्टर वर्ड के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है मैस्ट्रो. तो बिस्मिल्लाह खान जो क्या थे, वो शहनाई में के फील्ड में मैस्ट्रो थे, मास्टर थे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. You know about Aurangzeb na in history? He is one of the Mughal emperor. तो इन्होंने क्या किया था कि बैन लगा दिया था. पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उस ज़माने में होता था, उसको बजाने पे वो बैन लगा दिए थे कि उसको ना बजाया जाए रॉयल रेसिडेंस में, राजघराने में ना बजाया जाए, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही श्रिल, अनप्लेजेंट, बहुत ही तीखी और बेसुरा थी. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. और जेनेरिक मीन्स क्या होता है बच्चों? A name given to a class or group as a whole. एक सिंबलाइजेशन हो जाना, किसी बुरे साउंड को हम क्या बोल दें, जेनेरिक बोल दें. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बुरे साउंड को क्या बोला जा रहा है कि अरे वो पुंगी बजा रहा है, तो उस सेंस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उस सेंस को बोलते हैं जेनेरिक. Few had thought that it would one day be revived. किसी ने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसे रिवाइव किया जाएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक बार्बर था, बार्बर यू नो ना, हजाम, नाई, लेकिन वो बार्बर तो था बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ बार्बर, बट ही बिलोंग्स टू अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली who had access to the royal palace.
उसका राज दरबार में उसकी पहुंच थी, वो वहाँ जाया करता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने डिसाइड किया कि इसका जो टोनल क्वालिटी है, इसका जो सुर ताल है पुंगी का, उसको इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप को लिया, चूज़ किया जिसमें नेचुरल तरीके से हॉलो था। तो बच्चों नेचुरल तरीके से हॉलो किस में होता है, क्या आपके माइंड में आ रहा है? दैट इज़ बम्बो, बांस। बांस के जो स्टीम्स होते हैं उसमें नेचुरली हॉलो होते हैं। और उस पर उसने क्या किया, और वो पाइप कैसा था? पुंगी से ज़्यादा लंबा था और ब्रॉडर था, चौड़ा था। और उस पर उसने क्या किया कि खुद से 7 होल्स उसके बॉडी पे, वो उस पाइप के बॉडी पे बनाया, 7 छेद बनाए। When he played on it, जब उसने उस पर बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को वो बंद करता था और कुछ को खोलता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही मधुर आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने वह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को राजघराने में, राज दरबार में लोगों के सामने बजाया और सारे लोग उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. यह जो इंस्ट्रूमेंट था जो उसने बनाया था वह पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था। देखो बच्चों, यहाँ पे पुंगी का इमेज है और यहाँ पे आपको शहनाई का इमेज है। तो इस इमेज को इसको किसने बनाया था? उस बार्बर ने बनाया था, और ये क्वाइट डिफरेंट था इस पुंगी से। इसकी वजह से सोचा गया कि इसे एक अलग नाम दिया जाए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, तो चूँकि इसे यह कहाँ बजाया गया था सबसे पहली बार? शाह के चैम्बर में, एक किंग के चैम्बर में, राज दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो बजाया गया था शाह के चैम्बर में, और किसने बजाया था? एक नाई ने, एक बार्बर ने बजाया था, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया था? शहनाई। क्या बात है, बहुत सोच समझ के नाम रखा गया इसका। नॉमिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ इसका। ओके। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. तो शहनाई का जो साउंड है उसको क्या माना जाने लगा? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का क्या मतलब होता है बच्चों? शुभ, मंगलमय। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही रीज़न था कि यह बजाया जाता है टेम्पल्स में, मंदिरों में बजाया जाता है, और यह इंडिस्पेंसेबल, जिसके बगैर कोई काम ना हो, जिसे अलग नहीं किया जा सके, यह नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया। क्या? शहनाई। ओके बच्चों, नॉर्थ इंडियन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आप इंडिया का जो है मैप देख ही रहे हो ना, तो इंडिया को अगर हम हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो नीचे का जो पार्ट होगा वो आपको क्या होगा? साउथ इंडियन होगा, और ऊपर का जो पार्ट होगा वो आपका नॉर्थ इंडियन होगा। तो नॉर्थ इंडियन साइड में जो भी वेडिंग होते थे वह शहनाई के बगैर नहीं होते थे। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। तो शहनाई जो था वो रॉयल कोर्ट में, राज दरबार में जो 9 रखे जाते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनमें एक था। अच्छा बच्चों, इस वर्ड को देखो, ऐसा लग रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? इंसेम्बल होना चाहिए, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ensemble, which means it is a group of musical instrument or group of musicians also. Till recently it was used only in temples and wedding।
उस वक्त तक जो था वह सिर्फ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता था, टेम्पल में यूज़ होता था और मंदिरों में इसको बजाया जाता था और वेडिंग्स वगैरह शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका क्रेडिट किसे जाता है, इसे क्लासिकल स्टेज तक लाने में वो जाता है आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे बच्चों? बिस्मिल्लाह खान ये बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार के किस पार्ट से? डुमराव जगह से ये बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे बहुत कोई पुराना जो है पॉन्ड था, उसके किनारे ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। जब कितने साल की उम्र में? जब वो 5 years के थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैता। तो वह रेगुलर तरीके से जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल जो नज़दीक में ही था, और वहाँ पे वो भोजपुरी का चैता वो टेम्पल में वो गीत गाया करते थे। At the end which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। और अपने परफॉर्मेंस देने के बाद वो क्या अर्न करते थे, क्या जीतते थे? एक बड़ा सा लड्डू जीतते थे जिसका क्या वेट था? 1.25 kg। इट मीन्स कि उस एक लड्डू में पूरी फैमिली खा सकता है। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और यह जो प्राइज़ जो था, लड्डू का जो प्राइज़ जो दिया जाता था वो कौन बियर करता था? वहाँ का जो लोकल महाराजा था जो था वो दिया करता था। दिस हैपेंड 80 years ago। यह कब होता था, कब की बात थी? ये 80 साल पहले ऐसा हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो इस छोटे बच्चे को बहुत आगे तक ट्रैवल करना पड़ा, बहुत आगे तक जाना पड़ा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अर्न करने के लिए। और वो अवार्ड का नाम क्या था? भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 21 मार्च 1916 को हुई थी। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के बहुत ही अच्छे घराने, वेल नोन फैमिली से वो बिलोंग करते थे, और वो फैमिली म्यूजिशियंस की थी, संगीतकारों की ही फैमिली थी। His grandfather Rasul Baks Khan was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो दादाजी जो थे उनका क्या नाम था? रसूल बख्श। वह शहनाई बजाया करते थे भोजपुर किंग के कोर्ट में। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। इनके जो फादर जो थे, क्या नाम है उनका? पैगंबर बख्श, और उनके दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स। ओके बच्चों, पैटर्नल का ज़रा मतलब समझ लो। जो आपके फादर के साइड के जो आपके रिलेटिव होते हैं, दे आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। ओके, और जो आपके मदर के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं आपके, वो कहलाते हैं मैटर्नल। तो वो लोग भी पैटर्नल एंसेस्टर्स, पापा के साइड के भी जो इनके रिलेटिव्स थे, वो भी बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। शहनाई वो लोग भी शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। यंग बॉय से छोटा बच्चा जो है, कौन छोटा बच्चा? ये बिस्मिल्लाह खान जब काफ़ी छोटे थे तभी से उन्होंने म्यूज़िक को अपने लाइफ में उतार लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। जब ये सिर्फ 3 साल के थे तो इनकी जो मदर है उनको ले गई थी मैटरनल अंकल मीन्स मामू के घर ले गई थी, जो कहाँ था? कहाँ है? बनारस में, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह जो है उस वक्त भी फैसिनेटेड हो जाते थे, मतलब अट्रैक्टेड हो जाते थे अपने मामू की तरफ उनको प्रैक्टिस करते हुए देख के। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही वह अपने अंकल के साथ बैठने लगे, उसको बैठना शुरू कर दिया। अली बख्श, क्या नाम था उनके मामू का? अली बख्श।
to the Vishnu temples of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। तो इनके जो मामू थे वो विष्णु टेम्पल में जाया करते थे, जहाँ पे वो उनका रोजी रोज़गार था, वहाँ पे वो टेम्पल बजाया करते थे, सॉरी टेम्पल में वो शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड सोली। तो अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्ला जो हैं, बिस्मिल्ला खान जो हैं वो एकदम कैप्टिवेटेड होके, एकदम मोहित होके, सम्मोहित होके घंटों उनको देखा करते थे अंत तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग इन द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, लेसन लेना शुरू कर दिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई बजाने का। और वो पूरे दिन प्रैक्टिस, कभी कभी ऐसा होता था कि पूरे दिन प्रैक्टिस करते रह जाते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice favorite hunts where he could practice in solitude। तो वो वहाँ पे जो टेम्पल था, बालाजी टेम्पल और मंगला मैया, ये जो सब जो जगह है वो कहाँ था, गंगा के किनारे था। ये यंग अपेरेंटिस, ये यंग जो सीखने वाले जो थे, छोटे बच्चा जो सीखने वाला जो कौन था, बिस्मिल्ला, इनका ये फेवरेट जगह बन गया था। कौन सा, बालाजी और मंगला मैया। वहाँ पे वो बैठ के घंटों सीखा करते थे, बजाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे इन सॉलिट्यूड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सॉलिट्यूड का मतलब भी आप लोग समझते चलो क्या होता है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में। एक वर्ड आता है आपका अलोन, उसका भी मतलब होता है अकेला। तो दोनों का मतलब जब अकेला होता है तो दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों? देखो बच्चों, फ़र्क ये है कि अलोन जो होता है वो थोड़ा सा निगेटिविटी लेके आता है, और जो सॉलिट्यूड का मतलब होता है जब आप अकेले तो हो लेकिन किसके साथ हो, आप खुद के साथ हो। जब आप कुछ प्रैक्टिस करते हो, कुछ सीखते हो, तो आप पूरी तरह से खुद के साथ होते हो और उसी वक्त आप कुछ अच्छा सीख सकते हो, कर पाते हो। जब हम लोग अपना सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उस वक्त हम लोग सॉलिट्यूड के पोजीशन में होते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो बहती हुई पानी का भी एक अलग ही धुन होता है, एक अलग ही म्यूज़िक होती है। तो वो जो बहता हुआ जो पानी जो था उससे भी उनको एक इंस्पायरेशन मिला अलग अलग तरह के राग को इन्वेंट करने में, जो अब तक शहनाई के फील्ड में नहीं आया था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। तो 14 इयर्स के जब थे ये, तो ये अपने अंकल के साथ कहाँ गए? इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। कौन गए? बिस्मिल्लाह खान। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल। अच्छा बच्चों, रिसाइटल का भी मतलब यहाँ पे समझते चलो। हम लोग जब कुछ स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो उसको पोएम को रीड करना नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग रिसाइट, क्योंकि उसे हम एक सॉन्ग की तरह गा के पढ़ते हैं। तो जब इन्होंने अपना रिसाइटल दे दिया, अपना जो भी सिंगिंग कर लिया, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वहाँ पे कोई उस्ताद फैयाज़ खान थे, उन्होंने उनके पीठ को थपथपाया और क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कड़ी मेहनत करो और तुम अचीव कर लोगे वो सब कुछ जो तुम चाहते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला। अब बच्चों यहाँ पे ब्रेक का क्या मतलब हुआ? आप तो बता दोगे कि ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है, लेकिन बच्चों देखो जो वर्ड जो होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो तो होती ही है, लेकिन हमें ये भी समझना होता है कि उस
सेंटेंस में उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे इस ब्रेक का मतलब क्या निकल के आ रहा है, चांस, मौका। तो ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से बिस्मिल्लाह साहब को एक बहुत ही बड़ा चांस मिलता है, मौका मिलता है। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्द ही यह सबसे बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर हो गए रेडियो पर। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो इनको ये पहले इंडियन हुए जिनको यह गौरव हासिल हुआ अपने मुल्क को, अपने देश को ग्रीट करने का अपने शहनाई से। ग्रीट मतलब कि स्वागत करने का, अभिनंदन करने का। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो वहाँ से रेड फोर्ट से किन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने अपना बहुत ही एकदम डूब के, एकदम मन लगा के, दिल लगा के जो राग दिया वहाँ शहनाई में, वो उस राग का क्या नाम था, राग काफ़ी। और उनके जो ऑडियंस थे उनमें कौन इंक्लूड थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें इंक्लूड थे। और जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बाद में अपना फेमस स्पीच दिया वहाँ पे, जिस स्पीच का क्या नाम है, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं इंडिया में, दोनों जगह पे, इंडिया में भी और विदेश में भी। His first trip abroad was to अफगानिस्तान। इनका पहला विदेश यात्रा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो वहाँ के जो किंग थे ज़हीर शाह, अफ़गानिस्तान के जो किंग थे, वह इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए इनके परफॉर्मेंस से कि इन्होंने बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट्स इनको गिफ्ट किया, भेंट किया, और दूसरे अदर सोवेनियर्स उन सारे गिफ्ट्स को बोलते हैं जो किसी एक ख़ास वक्त पे दिया जाता है, उसको एक यादगार बनाने के लिए, एक मेमोरी बनाने के लिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। सिर्फ किंग, अफ़गानिस्तान के ही किंग नहीं थे जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे, फैसिनेटेड हुए थे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से, दूसरे भी लोग थे। कौन थे भाई? फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल। किसी फेस्टिवल में इन्होंने सुना था, विजय भट्ट ने सुना था, जो कि क्या थे, फिल्म डायरेक्टर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे जब ये किसी बिस्मिल्लाह खान किसी फेस्टिवल में जब बजाए थे। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसका नाम उसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे रखा। क्या नाम रखा? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म जो थी वो काफ़ी हिट भी हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो बच्चों म्यूज़िक के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी म्यूज़िकल हो जाती हूँ। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो इनका जो एक इन्होंने जो अपना उस पिक्चर में जो संगीत दिया था, शहनाई का एक कंपोजिशन जो दिया था इस सॉन्ग में, तो वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर हो गया था। मतलब कि ब्रेकर, रिकॉर्ड अब तक के सॉन्ग्स का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। तो इतनी सारी कामयाबी हासिल करने के बाद भी
यह फिल्मी दुनिया में एकदम लिमिटेड तक ही दिए। कहाँ तक दिए? बस 2 में ही इन्होंने दिया अपना परफॉर्मेंस। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की जो पिक्चर जो थी गूंज उठी शहनाई में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, जैसे आप लोग तेलुगु का पिक्चर सुनते हो ना, साउथ के पिक्चर तेलुगु वाले पिक्चर जो सुनते हो, उस तरह से कन्नड़ का भी अपना पिक्चर होता है। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे विक्रम श्रीनिवास, तो उन्होंने अपना सनाधि अपन्ना में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। किन्होंने? बिस्मिल्लाह खान ने। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो फिल्मी दुनिया में बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही लिमिटेड परफॉर्मेंस दिया। इसके पीछे ये क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा किया? वह एम्फेसिस होकर जोर दे के इस चीज़ पे बोलते हैं कि मुझे जो फिल्मी दुनिया का जो आर्टिफिशियलिटी जो होता है, बनावट जो होता है, और बिना मतलब का जो चमक धमक होता है, ग्लैमर जो होता है, वो मुझे पसंद नहीं है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। तो इनाम और पहचान बहुत ही ज़्यादा इनकी बढ़ती चली गई। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. तो बिस्मिल्लाह खान जो हैं वह पहले ऐसे इंडियन हुए जिनको इनवाइट किया गया था बहुत ही वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। बहुत ही जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया, और ये ऐसे पहले हमारे इंडियन थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और किस किस जगह पे ये गए हैं? वर्ल्ड लेवल पे इनका बहुत नाम चल रहा था। तो एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल इज़ द नेम ऑफ सिटी वेयर इट इज़ इन कनाडा। एंड कांस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड सेंटर, ओसाका इज़ अ नेम ऑफ सिटी ऑल्सो, इट इज़ इन जापान। तो यहाँ पे इतने इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी यहाँ तक पहुँच हो चुकी थी, यहाँ तक वो जा चुके थे। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. वह इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि एक ऑडिटोरियम बनाया गया। कहाँ पे? तेहरान में बनाया गया, और उस ऑडिटोरियम को उनके नाम पे नाम दिया गया था। अच्छा, तेहरान बच्चों, तेहरान जो है वो आपको इट इज़ अ कैपिटल ऑफ ईरान। तो क्या नाम दिया गया था उस ऑडिटोरियम का? तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बच्चों, मौसीकी का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ उर्दू वर्ड, इट्स मीन्स म्यूज़िक। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो आपको समझ में आ ही रहा है, इन्हीं के। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो ये नेशनल लेवल के काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि पद्मा वाला जितना भी अवार्ड है वो सारा इनको मिल चुका है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो 2001 में इनको इंडिया का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था उनको दिया गया था। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। तो ये जाहिर सी बात है, ये सारे अवार्ड्स को इंसान हासिल करेगा तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी उसको, बहुत ही ज़्यादा वो खुशी फील करेगा, और उनके चेहरों, उनके आँखों में क्या आ जाएगा? एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। तो इन सारी खुशी के साथ, आँखों में चमक के साथ वो क्या बोलते थे? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, सब टोटल मिला जुला के मैं क्या कहना चाहता हूँ? टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन,
यह हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ट्रेडिशन है, मतलब कि जो सदियों से चला आता है, परंपरागत जो चलता आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन बोलते हैं। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि वेस्ट के जो लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री के जो लोग हैं, वो हमारी कंट्री को सीखने के लिए आ रहे हैं। जब वो सीख रहे हैं तो आप अपनी बच्चों को आप भी अपने बच्चों को सिखाओ। In spite of having traveled all over the world, खान साहब, as he is fondly called, सारे वर्ल्ड में सारे जगह घूमने के बावजूद खान साहब, जिनको ये बिस्मिल्लाह खान को खान साहब लोग प्यार से बोलते हैं, इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया घूमने के बावजूद भी खान साहब को जो सबसे ज़्यादा वंडरफुल जगह जो लगता है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा लगता है, बनारस लगता है और डुमराव लगता है। भाई क्यों लगता है, जाहिर सी बात है, सभी लोगों को अपने ददिहाल से और ननिहाल से ज़्यादा लगाव होता है, तो इनको भी है। इस जगह पे इनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। तो बनारस जो है वो उनका क्या हुआ, ननिहाल हुआ, जहाँ पे वो अपने मामा के घर गए थे, और डुमराव जो हुआ उनकी पैदाइश का जगह है, उनका ददिहाल हुआ। स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब उनका एक स्टूडेंट था जो यूएसए में क्या करना चाहता था, एक स्कूल बनाना चाहता था शहनाई का, जहाँ पे शहनाई की पढ़ाई हो, शहनाई की शिक्षा दी जाए, यूएसए में वो बनाना चाहता था। और उसने वादा किया कि वह पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, बनारस का एटमॉस्फेयर वो रिक्रिएट करेगा, वहाँ पे बनाएगा। किस तरह से रिक्रिएट करेगा, रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनवा के पूरा वो लुक देगा बनारस का। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने इससे क्या कहा, अच्छा बच्चे, मुझे तो मतलब सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारा ऐसा थॉट है, इतना तक तुम कर दोगे कि यूएसए में बनारस जैसा माहौल क्रिएट कर दोगे, लेकिन ये बताओ तुम वहाँ पे गंगा को कैसे बहाओगे, हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ यू क्रिएट गंगा देयर। ओके, लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। आगे क्या कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, एकदम ललायित रहता हूँ कि कब मैं अपने मुल्क को देख लूँ, कब हिंदुस्तान को देख लूँ। वाइल इन मुंबई, यहाँ तक कि जब मैं अपने मुल्क मुंबई में भी रह रहे हैं अगर, तो अपने ही कंट्री में रहे ना, लेकिन वही बोल रहे हैं कि अगर मैं मुंबई में भी रहता हूँ तो आई थिंक ओनली बनारस एंड द होली गंगाज। तो मैं क्या सोचता हूँ, बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव, और मैं बनारस में भी रहता हूँ तो जहाँ पे मेरी जगह, जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा था, वहाँ के बारे में सोचता हूँ, यूनिक मत्था ऑफ डुमराव। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो है ये आपका एक मैगज़ीन आता है रीडर्स डाइजेस्ट, उसका ये क्लिपिंग है, इसको आप लोग ज़रा सा सुन लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शेखर गुप्ता जो इंटरव्यू ले रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, वो पूछते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ था तो आप और आपकी फैमिली ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान चले जाएं। बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं, गॉड फॉरबिड, खुदा खैर करे, मी लीव बनारस, बनारस छोड़ने के बारे में नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। एक बार मैं बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पहुँचा तो था, 1 घंटे के लिए वहाँ पे मैं गया था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़ एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। मैंने क्या कहा, गुड बाय पाकिस्तानीज़ एंड वेलकम हिंदुस्तानीज़।
आई हैड अ गुड लाफ, और इतना बोलते ही वो दोनों अच्छे से मतलब काफ़ी हंसने लगे। तो ये हमारे लेसन का लास्ट है, बस अब हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इनकी जो ज़िंदगी है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारे मुल्क का। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये जो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम तो बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम थे, पूरे डिवोटेड मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी नेचुरली तरीके से वह काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर मॉर्निंग शहनाई प्ले करने जाया करते थे। कितनी अच्छी बात है ना। तो जस्ट सी दिस वन ऑल्सो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। तो इनकी जो मौत है वह कब हुई? 21 अगस्त 2006 में, और उस वक्त ये 90 साल के थे, 90 साल के थे। लंबी बीमारी के बाद इनकी मौत हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो इनका जो फ्यूनरल हुआ था वो बहुत बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे फ्यूनरल हुआ था। यू नो, फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार। किसी भी मज़हब के फ्यूनरल को, चाहे वो हिंदूज़ का हो या मुस्लिम का हो, दोनों के लिए ही फ्यूनरल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इनका जो फ्यूनरल हुआ था बहुत ही बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो थी वह घोषणा कर दी थी एक दिन का शोक दिवस के रूप में एक दिन की घोषणा कर दी गई थी। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव द नेक्स्ट लेसन and homework I will give you on the group. Okay, bye bye.